चलो बाबा आ गए होंगे, नीचे तुम लोगों का ही इंतज़ार हो रहा होना। तो वो तीनों नीचे की तरफ चल दी। चले बाबा फाइक भाईजान से मिलने, ईसा दांत पीसते हुए बज़ाहिर हंसते हुए बोली। तुम्हें देखे बगैर क्यों इतनी चिढ़ हो रही है उनसे, हिजाब गाड़ी में बैठते हुए बोली। पता नहीं, ईसा कंधे झुकाकर बोली, जबकि उसकी बात पर हिजाब करके रह गई। आपी अभी आपके पास आयत आ जाएगी, मैंने उसे बता दिया था कि आप अकेली होंगी। महरम ईसा की फिक्र करने पर मुस्कुरा दी और जैसे ही गाड़ी बाहर निकली महरम भी गेट बंद करके अंदर आ गई। अंदर आकर महरम ने वज़ू करके नमाज की नीयत बांधी और जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू खुद ब खुद बह निकले। पता नहीं क्यों जब से रिश्ता हुआ था उसका दिल घबराता रहता था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो तो बस अल्लाह से दुआ कर सकती थी, क्योंकि वो पाक ज़ात तो कादिर है हर चीज़ की बाजी पलटने में और बुरे को अच्छा करने में। शुक्र तुम आ गए, इतना लेट कर दिया आने में, मुझे तो लग रहा था कि नहीं आओगे तुम, वली साहिब ने जमान साहिब के गले लगते हुए कहा। हाँ बस हमारी बेगम भूल गई थी, वो मुस्कुराते हुए बोले। और आप दोनों कैसी हो? मिसिस वलीद ईसा और हिजाब को प्यार करते हुए बोली। जी आंटी बिल्कुल ठीक, वो दोनों मुस्कुरा कर बोली। चले आए भाई साहिब, अंदर आइए भाभी। मैं उनको लेकर अंदर की तरफ बढ़ के खाना वगैरह खाकर वो लोग चाय पीने में मसरूफ़ थे, लेकिन फाइक का कहीं नामो निशान ही नहीं था। इन सबको अजीब तो लगा, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। आंटी फाइक भाई कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे। पर हिजाब से ज़्यादा देर इंतज़ार न हुआ तो वो बोल पड़ी। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले वो मिलते। ईसा ने भी हंसते हुए मीठा सा तंज किया। जी जी बेटा बस आ रहा होगा, अपने फ्रेंड से मिलने गया था तो अब फ्रेश होने गया है। लो वो आ गया, मिसिस वलीद ने तफसील से बताया और साथ उसकी तरफ इशारा भी कर दिया। ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लैक ही शर्ट पहने, जिसके ऊपरी बटन खुले हुए थे, हाथ में पहने हुए बैंड्स, और ईसा को तो वो पहली दफ़ा ही दिखने में लोफर लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वो सबकी नज़रों को इग्नोर करते हुए सोफे पर बड़ी बेतकल्फ़ी से बैठा। हम ठीक बरखुरदार, बड़ी मुश्किलों से अपना दीदार कराया आपने, जमान साहिब हंसते हुए बोले। तो उनकी बात पर वो भी मुस्कुरा दिया। फाइक का रुख अब ईसा और हिजाब की तरफ हो गया। हिजाब तो खुशी खुशी बातें कर रही थी, जबकि ईसा मारे बंधे ही जवाब दे रही थी। कुछ तो है जिस लड़के में गलत है, ऊपर से उसके देखने का अंदाज। ईसा ने अपने दिल में सोचा। फाइक बेटा जाओ बहनों को घर दिखाओ, मिसिस वलीद ने फाइक से कहा तो वो इन दोनों को लेकर चल दिया। महरम से मैंने मिलने की बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फ़ोन पे तो बात हो ही सकती है, तो अगर आप लोग नंबर दे दें तो हमारी बात हो जाएगी और एक दूसरे के नेचर का भी पता लग जाएगा। फाइक ने खुद ही बात का आगाज़ किया, जबकि उसके बाद सुनकर ईसा के माथे पर शिकनी नमूदार हुई। लेकिन मेरे ख्याल में लाइफ पार्टनर को शादी के बाद ही जानना बेहतर है। यू नो, उससे पहले तो छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो ये तो किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं। आउच! इससे पहले कि फाइक कोई जवाब देता, हिजाब जो गुलाब के फूल देख रही थी, उसका पाँव मिट्टी में लग गया तो वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या हुआ? ईसा ने तशवीश से पूछा। ये देखो पाँव सारा गंदा हो गया, हिजाब अपना पाँव दिखाते हुए बोली। आया आप मेरे साथ, मैं आपको वॉशरूम ले चलता हूँ। फाइक ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। हिजाब तो फाइक के साथ चली गई, जबकि ईसा वापस जगह पे जाकर बैठ गई। हिजाब जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो फाइक उसी के इंतज़ार में था। चलें मेरा हो गया, हिजाब उसे कहते हुए आगे चल पड़ी, लेकिन फाइक की बात पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई जो उसे नंबर मांग रहा था। हाँ इसमें क्या अर्ज है, शादी तो होने वाली है, दे देती हूँ, हिजाब ने दिल ही दिल में कहा और उसे नंबर दे दिया। शुक्रिया, आ जाएं, फाइक मुस्कुराकर कहता साथ लिए नीचे आ गया। थोड़ी देर और बैठकर वो लोग घरों को रवाना हुए। ऐसा तो अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस काम को उसने टाला है हिजाब वो काम सर अंजाम भी दे चुकी है। इन सब के जाने के थोड़ी देर बाद ही आयत वहाँ आ गई थी और महरम को अपनी बातों से बहला लिया था, और अब वो आयत के कहने पर उसके साथ हॉरर मूवी देख रही थी। क्या मसला है आयत, टिक के बैठ जाओ, एक तो अपनी मर्जी से मूवी लगाई और ऊपर से तुम्हारी चीख है। महरम आपकी बात चिढ़ कर बोली। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि आयत की चीख फिर से बुलंद हुई। अब तो महरम ने गुस्से से टीवी ही बंद कर दिया। उतरो यहाँ से, नीचे चले, हम भाई भी आने वाले होंगे, महरम से उठाते हुए बोली। मैं नहीं जा रही नीचे उस जलाद के पास। आयत तो साइम का नाम सुनकर ही बुदक गई और मुनमुना कर बोली, जबकि महरम खींच कर उसे नीचे ले गई। अभी उन्हें किचन में खड़े हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि साइम की गाड़ी का हॉर्न बजा। जाओ आयत, दरवाज़ा खोला, महरम मसरूफ़ अंदाज में बोली, जबकि उसकी बात सुनकर आयत ने उसे ऐसे देखा जैसे उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो। ऐसे क्या घूर रही हो, जाओ भी, महरम नासमझी से उसे देखते हुए बोली। आयत अपना हल्क तर्क करती हुई मरे कदमों से गेट तक आई और आयत और कुर्सी पर कर अपने ऊपर और गेट की उस पार साइम के ऊपर फूंका और दरवाज़ा खोल दिया। किधर रह गई? अभी साइम की बात मुंह में ही थी जब आयत को देखकर उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी।
अस्सलाम वालेकुम साइम भाई, आयत हल्की आवाज़ में बोली। इसके सलाम का जवाब देकर उसने अपना कोट सोफे पर रखा और आराम से डेग लगाकर बैठ गया। महरम ने आकर उसे सलाम किया तो उसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ा और उसके सर पर प्यार दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। साइम उसे कहता हुआ एक नज़र आयत को देखकर अपने कमरे में चल दिया। चलो आयत, महरम उसे कहती हुई उठी। किधर आपी? मैं तो नहीं जाऊंगी, आप जाएं, मैं अयान को बुला लेती हूँ। बकवास ना करो, चलो जल्दी। महरम से झिड़कते हुए जल्दी जल्दी तैयार हुई। इतनी देर में साइम भी आ गया और इन दोनों को लेकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ गाड़ी मोड़ ली। भाई आप आ ही गए हैं तो कुछ ऑर्डर भी करें ना, अफान मुंह बनाकर बोला। प्रीशा ने भी ज़ोरों शोर से उसकी तायद की। वो असलान को ज़बरदस्ती करके ऑफिस से आइसक्रीम खाने के लिए लेकर आया था ताकि उसका मूड फ्रेश हो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं अपान, तुम लोग खाओ, असलान उसे टालते हुए बोला। भाई अब मैं यहाँ अकेले खाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? अपान मुंह बनाते हुए बोला। जब असलान की नज़र अंदर आते हुए शख्स की तरफ जम कर रह गई, उसके तो वह हमें गुमान में भी नहीं था कि जिससे वो भाग रहा है उससे सामना हो जाएगा। अफान ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो खुशी खुशी उनकी तरफ चल दिया। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। भाई आ जाएं, हमें ज्वाइन करें, अफान ने उन्हें दावत दी। साइमन ने नासमझी से पूछा। ओह, प्रीशा और भाई भी है वहाँ, अफान ने बताया। अच्छा चलो तुम्हारे भाई साहब से भी मिल लेते हैं, पता नहीं किधर गायब होते हैं वो। साइम उसकी तलकीद में चल पड़ा। वहाँ जाकर सबसे मिलकर सब ने अपनी जगह संभाली और महरम भाई जहाज असलान के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठी। प्रीशा ने तो महरम और आयत को बातों में लगा लिया, लेकिन असलान का वहाँ रहना अब मुश्किल हो गया। क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों इतनी सुर्ख हो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना? साइम ने तशवीश से पूछा। नहीं, बस पता नहीं क्या हो गया, शायद आँख में कुछ चला गया है। आए, आइसक्रीम खाना शुरू करो। असलान ने उनकी त्वचा अपने से हटाकर आइसक्रीम की तरफ कराई और एक शिद्दत भरी नज़र से महरम की जानिब देखा कि आइसक्रीम खाती महरम ने किसी की नज़रें खुद पर महसूस की तो ऊपर देखा, लेकिन जैसे ही ऊपर देखा तो उसकी सुर्ख आंखों को देखकर महरम ने बेसाख्ता झुरझुरी ली। वहाँ से फारिग होकर असलान को जल्दी से बहाना बनाकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और सबसे मिलकर बाहर की तरफ चल दिया। मुझे लगता है इसे कुछ हुआ है, घर जाकर पता कर लेना, साइम ने अफवान के गले लगते हुए परेशानी से कहा। जी जी भाई, आप टेंशन न लें, आज तो कुछ भी हो जाए पता करके रहूँगा, अफवान कहता हुआ परीक्षा को लेकर बाहर चल दिया। साइम इन दोनों को लेकर घर रवाना हुआ क्योंकि अजमान साहिब का फ़ोन आया था कि वो लोग पहुंचने वाले हैं तो वो लोग घर आ जाए, क्योंकि अगर ईज़ा और हिजाब को आइसक्रीम का पता लग जाता तो फिर साइम की खैर नहीं थी। घर आते साथ अजलान तो अपने कमरे में बंद हो गया, जबकि परीक्षा और अफान अब हकीकतन परेशान थे। भाई को क्या हो गया अफान? अभी कुछ दिन पहले तो ठीक थे, परीक्षा अफसरदगी से बोली। उससे तो अजलान की हालत देखी ही नहीं जा रही थी। क्या हुआ, अजलान को तबीयत ठीक है ना उसकी? हमसे मिले बगैर तो कभी नहीं किया, मिसिज शाह ने परेशानी से पूछा। पता नहीं मामा, शायद सर में दर्द है, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। अफान ने टाल मटोल से काम लिया, क्योंकि जो सोच उसके जहन में आ रही थी उसे सोचना भी नहीं चाहता था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो फिर क्या होगा? अफान ने अपना माथा मसलते हुए सोचा। प्रीशा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भाई के पास जा रहा हूँ। अफान जैसे किसी नतीजे पर पहुंचा, सोफे से उठ खड़ा हुआ। प्रीशा जो परेशानी से अपनी उंगलियां मसल रही थी, अफान को बेसाख्ता उस पर प्यार आया तो उसके कंधे के गिर्द हिसार बनाकर कमरे तक लाया और पानी पिलाया। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ओके, रिलैक्स रहो। वो प्रीशा का गल थपथपाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अब उसका रुख असलान के कमरे की तरफ था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को हाथ रखा, दरवाज़ा खुलता चला गया। भाई तो लॉक रखते हैं, फिर खुला कैसे? वो बुड़बुड़ाते हुए अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसकी आंखों की पतलियां हैरत से फैल गई। आप दोनों अंदर जाओ, मैं गाड़ी खड़ी करके आ रहा हूँ, साइम उन्हें ताकीद करते हुए बोला। जी भाई, चलो आयत, मैडम साइम को जवाब देती आयत को साथ लेती अंदर चली आई। आप ही, आपको इस्लाम भाई अजीब नहीं लगे? मतलब ऐसा लगता है उनके साथ कोई मसला है, आयत अपना तजिया बयान करते हुए बोली। पता नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, हो सकता है शायद उनकी तबीयत ना ठीक हो, महरम ने कंधे झुकाते हुए कहा। हेलो आपी, कहाँ हैं? हम आ गए। इसी असना में ईज़ा ने बाहर से आवाज़ लगाई तो महरम और आयत किचन से बाहर आ गई। अरे थैंक यू मेरी जान, तुम आ गई, तुम्हारे होते हुए कोई टेंशन ही नहीं होती, ईज़ा आयत के गले लगते हुए बोली। अब तुम ऐसे थैंक यू कह रही हो जैसे कि मैं कोई गैर हूँ, आयत ने मुंह बनाते हुए कहा तो वो सब खिलखिलाकर हंस दी। अभी वो सब बैठे खुशखबरियों में मसरूफ़ थे कि इसी दौरान अयान आ गया और आया सबसे मिलकर उसके साथ घर चली गई। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, तहरीन बेगम ने प्यार से कहा, जबकि उनकी बात पर साइम का पानी पीते उच्छू लग गया। क्या हुआ भाई? मैडम सारी बात समझकर शरारत से बोली। चुप हो जाओ। साइम उन्हें मसनूई आंखें दिखाता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। भाई ये क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ है मुझे बताएं। अफान फौरन अजलान के पास पहुंचा, जो अपना सर हाथों में थामे बैठा था, जबकि कमरे में हर चीज़ बिखरी हुई थी। नहीं हुआ कुछ, तुम कैसे आए अंदर? कोई काम था क्या? अजलान उसकी बात काटते हुए बोला। भाई मुझे बताएं, हुआ क्या है, मुझे जानना है, अफान जिद में आकर बोला। मैं अपनी बात बताने का पाबंद नहीं हूँ, तो प्लीज़ जाओ, अजलान सर्द अंदाज में बोला।
आप हैं भाई, सुना आपने, आप हैं पाबंद। जब हमारे साथ कोई मसला होता है या कोई परेशानी होती है तो आप जहाँ भी हो अपना आप पेश कर देते हैं। हमें कोई भी मौका दें, हमसे नहीं बर्दाश्त होती आपकी ये हालत। अफान तो आज फट ही पड़ा। इतने दिनों की सोचें थी जो बाहर आई नहीं थी। कुछ बातें बताई नहीं जाती, इनका किस्सा बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। मेरी वाली बात का किस्सा भी ख़त्म हो चुका है। इज़लान अपनी आंखें मसलते हुए बोला, नहीं भाई, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं। अफान अपने भाई की आंखों में नगमी देखते तड़प ही तो उठा था। नहीं, कुछ भी मुमकिन नहीं रहा। वो मेरी आंखों के सामने किसी और की हो जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। मैंने कभी उसे ऐसी नज़र से नहीं देखा। तो मेरा यकीन करो, लेकिन फिर भी मेरे नसीब में क्यों नहीं वो, क्यों मुझे नहीं मिली वो हंसते हुए बोला, जबकि उसकी आंखों में नमी और आवाज़ में दर्द ही दर्द था। भाई, आप महरम की बात कर रहे हैं ना? अफवान ने शिद्दत से दुआ की थी कि वो ना हो, लेकिन अपने भाई का हाँ में हिलता सर देखकर साकित रह गया। भाई, ये किस रास्ते पे चल पड़े? अफवान उसका हाथ थामते हुए बोला, मैं नहीं चला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम यकीन करो। उसका रिश्ता होने की खबर मिली तो मैं पीछे हटने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया ना दिल को कि वो मेरी अज़ल से ही नहीं थी, लेकिन ये दिल ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। अब तो तुम आज ही देख लो, जिसको बोलने की कोशिश में था वो फिर मेरे सामने किसी इम्तिहान की तरह खड़ी होगी। मैं क्या करूं? अब के थक हार कर एक आंसू उसकी शेम में जज़ब हुआ, जबकि अफान की आंखों में भी अपने भाई की हालत देखकर आंसू आ गए। भाई, क्या महरम? नहीं, उसे कुछ नहीं पता, वो तो कुछ जानती भी नहीं। अज़लान अफान की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा और सोफे के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। अफान ने जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखा तो अज़लान उसके गले लगते हुए रो दिया। भाई, प्लीज़ संभालें खुद को, ये ठीक नहीं है। हम सब आपकी ये हालत नहीं दे सकते। आप तो हमारी ताकत है ना, तो आप कैसे बिखर सकते हैं? अज़लान इसकी बात सुनकर अपने आंसू पोंछे जो जज्बात में आकर बह निकले थे, और वो अपने जज्बात में सब कुछ अफान को बता चुका था। अब मुसलसल अपनी नज़रें चुरा रहा था। भाई, आप आराम करें, मैं चलता हूँ कमरे में। अफान उसे नज़रें चुराता देखकर उठ खड़ा हुआ और कमरे से जाने लगा कि पीछे से आने वाली आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। ये मेरा और मेरे भाई का एक सीक्रेट है, और मैं नहीं चाहूँगा कि ये तुम किसी के साथ भी शेयर करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी इज्जत पे हर्फ आए। उसके बाद भी अफवान ने तड़प कर उसकी तरफ देखा, जिसे इस हालत में भी सिर्फ उसी की परवाह थी। जी भाई, मैं ख्याल रखूँगा, अफवान उसे कहते हुए तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया, जबकि पीछे अज़लान ने अपनी जलती हुई आंखों पर बाजू रख लिया, गोया उन्हें सुकून पहुंचाना चाहा हो। आप ही मुझे एक बात बताएं, सही सही। हिजाब के सोने के बाद ईज़ा महरम को अपने पास बिठाते हुए बोली। हाँ बोलो। महरम भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आप इस रिश्ते से खुश हैं? मतलब कोई ज़बरदस्ती तो नहीं? आप अपनी बहन से शेयर कर सकती हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगी। ईज़ा उसका हाथ थाम कर बोली, मैं बाबा और मामा के फैसले से मुत्तफिक हूँ। अगर उन्हें लगता है कि वो मेरे लिए खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बस एक बात दिल से शिद्दत से सोचती हूँ कि जो भी मेरी ज़िंदगी में आए उसके लिए सिर्फ मैं ही ख़ास हूँ और हमेशा रहूँ, जिसकी रूह तक मेरे लिए हो। महरम एक ट्रांस की कैफियत में बोल रही थी। इंशाल्लाह आप ही, आपको जो भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा। ईसा ने सदके दिल से दुआ की। अच्छा चलो, तुम क्या बातें लेकर बैठ जाती हो, जल्दी लेटो, सुबह जूनी भी जाना है। महरम मुस्कुराते हुए बोली तो वो दोनों लेट गई और बातें करते करते कब नींद की वादियों में गुम हुई पता ही नहीं लगा। सुबह भी नाश्ते पे इस्लान अफान से नज़रें चुरा रहा था, इसलिए जल्दी नाश्ता करके बस वहाँ से निकलना चाहता था। भाई, आप मुझे छोड़ देंगे ऑफिस? परीक्षा ने पूछा। गुड़िया, आज आप अफान के साथ चली जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है। अजलान कहते हुए बाहर निकल गया। चलो उठो, मुझे देर हो रही है। अफान घड़ी पे नज़र डालता हुआ बोला। अफान ने पहले परीक्षा को उतारा और फिर यूनी की तरफ गाड़ी मोड़ ली। परीक्षा आज फिर लेट है शायद। माज जो उसी के इंतज़ार में था, जैसे ही वो अंदर आई उसके सर पे जाकर बोला, सर मुझे एक बात बताएं, जो रानियाँ हैं ये भी तो कभी कभी लेट आती है। आप इसे तो कुछ नहीं कहते और मुझे ऐसे बोलते हैं जैसे मेरी ताक में बैठे हों। प्रीशा मुंह बचोर कर बोली। माँ तो उसकी बात पे खफीफ सा हो गया था, आखिरी बात पे दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्रीशा ने चुंबे से पूछा। बात तो वैसे बहुत पते की करती हैं आप, माज गहरे लहजे में बोला, जबकि उसकी बात पे पहले ना समझी से उसे देखा, लेकिन जब समझ आई तो गोया जिस्म का सारा खून चेहरे पे सिमट आया। माज ने बहुत दिलकशी से मंजर देखा। प्रीशा वहाँ से भागने वाले अंदाज में अपनी जगह पर चली गई और अपने माथे से पसीना साफ किया। उफ, सर के सामने मैंने अब कभी नहीं जाना। प्रीशा अपना सारा गुस्सा फाइल्स पे निकालते हुए बोली, जब उसकी हरकत पर माज का मध्यम सा कहका पड़ा और अपने कैबिन की तरफ चल दिया, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब बहुत जल्द मॉम डैड को प्रीशा की तरफ रिश्ता लेकर भेजना है। आयत, आए सुनो ना। वो दोनों बाहर ग्राउंड में महरम को कॉल करने के बहाने से आई थी। जब महरम यूनि नहीं आई थी, वैसे ही उसका आखिरी सेमेस्टर था जब ईसा ने आयत को मुखातिब किया। आयत अपने ही ध्यान में चलते हुए बोली, हेलो, मैं कब से बुला रही हूँ, कहाँ खोई हुई हो?
बात सुनो मेरी। ईज़ा जो कब से बात करना चाह रही थी, आयत की बेध्यानी पर उसे गुस्सा आने लगा। हाँ हाँ सुन रही हूँ, क्या कहना है बोलो और जल्दी चलो। अंदर किसी ने देख लिया ना टहलते हुए, फिर हमारी खैर नहीं। क्लास में लेक्चर चल रहा है और तुम्हें बातें सूझ रही हैं। आयत तो पहले ही उसे बाहर आने के लिए मना कर रही थी, मगर ईज़ा को जाने की क्या बात करनी थी कि वो इसलिए बाहर आ गई। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। मेरा मतलब है कि ये फ़ाइक भाई साहब बात है, मुझे महरम आपी के लिए बिल्कुल नहीं समझ आया। ये अजीब बंदा देखा तुमने, मतलब कैसे सबसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था, और तो और आप ही का नंबर भी मांगा। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। अब कहीं हिजाब मैडम ना दे दें नंबर। ईज़ा जो एक बार शुरू हुई तो बस बोलती ही गई। उसे ये अजीब लड़का बिल्कुल अपने आप ही के लिए ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न और ओपन माइंडेड और कहाँ महरम सीधी सादी सी लड़की, मासूम लड़की। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर थोड़ा तमीज़ का मुजाहरा कर लो, तुम्हारी बहन के होने वाले शौहर है। आयत ने टोकना मुनासिब समझा। छोड़ो, जब जीजू बनेगा तब की तब देखेंगे, अभी बना तो नहीं ना। वैसे भी मैं नहीं चाहती ये अजीब शख्स मेरी बहन का शौहर बने। उनके लिए कोई उन जैसा होना चाहिए। क्या ख्याल है इज़ा? क्योंकि फ़ाइक बिल्कुल नहीं पसंद आया था, तो वो अपनी सारी भड़ास आयत के सामने निकाल रही थी, साथ अपने ख्याल का इजहार भी कर रही थी। हिजाब तो ठहरी पेड़ की कच्ची, इसलिए तुमसे ये सब बातें कर रही हूँ। ये जाने बगैर के कोई काफ़ी देर से उसकी सारी बातें सुन रहा है। अब आगे क्या होना है इस सब से बेखबर वो अपनी बोलने में ही मसरूफ़ थी। जब वापसी के लिए पलटते हुए उसकी नज़र सामने खड़े वजूद से टकराई और वहीं उसकी बोलती बंद हो गई। क्या बातें हो रही हैं? अफान जो उनकी तरफ तमाम तर गौर फशाने सुन चुका था, पूछने लगा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अपनी घबराहट को काबू पाते हुए बज़ाहिर नॉर्मल रहकर ईज़ा ने जवाब दिया, जबकि दिल से दुआ कर रही थी कि उसने कुछ ना सुना हो। अच्छा तो आयत, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गईं? आयत जो ये सोच रही थी कि अगर अफ़ान ने सुन लिया हुआ तो। अफ़ान की बात सुनकर हड़बड़ा कर बोली, वो मैं नहीं तो। मेरा मतलब शायद मुझे मेरे लेक्चर का टाइम हो गया है, मैं जाती हूँ। आयत जल्दी में जो मुँह में आया बोलकर ये जा वो जा। पीछे ईज़ा दिल में इसको अच्छी तरह गालियाँ से नवाजती रही। मनहूस औरत, मुझे इस पंखे के साथ छोड़कर खुद चलेगी, इसे तो बाद में पूछूंगी। ईज़ा दाम पीसते अपनी ही धुन में बोल रही थी। उसे ये तक ध्यान न रहा, किसने ज़ोर से बोल दिया, दिल में नहीं। व्हाट? क्या कहा? पंखा? और किसे कहा? अफवान ने ईज़ा को घूरते हुए पूछा। उसे तो कश ही आ गए थे अपने लिए पंखा लफ्ज़ सुनकर। हाँ, और कौन है यहाँ जिसे कहूँगी? आपको ही कहा। अब जब उसने सुन ही लिया था तो क्यों खुशफहमी दिलाकर झूठ बोलना, ये ईज़ा की सोच थी। वरना कोई और होता उसकी जगह तो झूठ बोलकर मामला ही ख़त्म कर देता। मगर कोई और होता तब ना। ये तो ईज़ा थी, जो दिल में आया कह दिया, जो दिल में आया कर दिया, बात की बाद में देखी जाएगी। मतलब मुझे पंखा कह रही हैं आप मोहतरमा? अफान को तो अपने लिए पंखा लफ्ज़ सुनकर ही सदमे ने आन घेरा था। वो बाकायदा अपनी तरफ इशारा करते हुए सदमे से कैफियत में पूछने लगा। जी जी मसूफ़, बिल्कुल आपको ही कहा है, अब जाएँ सदमे से, अब आ जाएँ सदमे से बाहर। ईज़ा ने उसके खुद को मोहतरमा कहने पर चोट की और दांत पीसते हुए बोली, पूछ सकता हूँ क्या सोचकर आपने मुझे पंखा कहा है? अफवान ने दांत पीसते हुए कहा। आपका नाम क्या है? ईज़ा ने उसके सवाल को सुनते ही अपना सवाल दोहराया। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। आदत के मुताबिक बालों में हाथ फेर दे, दोबारा सरजनिश की और दिल में सोचा काश ये लड़की कभी सीधी बात का सीधा जवाब दे दे। ओहो, इतना बोलते हैं आप, जो पूछ रही हूँ वो बताएं। ईज़ा ने माथे पे शिकने नमूदार करते हुए कहा। इसका गुस्सा तो यूँ ठंडा हो गया था कि इसने अफान को गुस्सा दिला दिया था, और वैसे भी एक नया तरीका मिला था उसे परेशान करने का। अफान मेरा नाम। अजीब लड़की, ऐसे पूछ रही हो जैसे पता ही नहीं। अफान के सब्र की इंतहा ही थी जो अब तक खड़ा था अपने सवाल का जवाब लेने, वरना कोई और होता तो अब तक जा चुका होता। ये आप थोड़ा तमीज़ से बात करें, वरना मैंने नहीं जवाब देना। ईज़ा का खुद को अजीब कहना बिल्कुल पसंद न आया। ओके ठीक है, दो अब जवाब। अफान ने सीज़ फायर करते हुए मुबादा कहा। मुबादा वाकई ना बताया तो वैसे भी इसका कोई भरोसा नहीं था। हाँ तो आपका नाम को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अगला सवाल किया गया। इसके अजीब सवाल पर अफान अपनी हंसी जब्त किए खड़ा था। बताएं भी? अफान को सोच में देखकर वो दोबारा बोली, AFFAN। मुख्तसर जवाब देकर अफान खामोश हो गया। तब आप खुद देखें ध्यान से, वरना समझ नहीं आएगा। आपके नाम के शुरू के दो लफ्ज़ हटाते हैं तो फ़ान बनता है। ओके, उसने पूछा। तो अफान ने हाँ में सर हिलाया। उसको सर हाँ में हिलाता देखकर फिर बोलना शुरू हुई। फ़ान को इंग्लिश में यूँ लिखते हैं, FAN, उसने पढ़कर बताया। अब फ़ैन का मतलब क्या होता है? आपके फिर सवाल किया गया। बताएं भी? अब आज इस आ गई थी, ये इंसान जवाब ही नहीं देता। उफ लड़की, क्या बताऊँ? अफान का ध्यान पता नहीं कहाँ था। फ़ैन की मीनिंग, ईज़ा ने घूरते हुए दोहराया। पंखा, बेध्यानी में बोल दिया, पर समझ अब भी नहीं आया था ये फ़लसफ़ा। लेकिन जब गौर किया तो समझ आया। लेकिन जैसे ही समझ आया इसका तो दिमाग ही घूम गया। अब समझे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। अब आपके नाम में ही पंखा है तो मेरी क्या गलती? ईज़ा ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए तफसील बताई। और अफान अपना माथा पीट कर रह गया। ये लड़की और उसके फ़लसफ़े।
اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ آیا سے کیا کہہ رہی تھی؟ اب کیا عفان سیدھا پوائنٹ پر آیا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ ایزا نے بھی کہا سیکھا تھا سیدھی بات کا سیدھا جواب دینا۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں بتاؤ، میں نے جو سنا وہ میں محرم اور سائم بھائی کو بتا دیتا ہوں، پھر انہیں بتا دینا۔ عفان نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، جس سے اس کا ڈمپل گہرا ہوا، لیکن اس وقت ایزا کو وہ سب سے برا لگا کیونکہ وہ اسے دھمکی دے کر پھر مسکرا رہا تھا، پھر یہ سوچ کر کہ کہیں یہ پنکھا واقعی جا کر نہ بتا دے۔ ایزا نے لمبی سانس لے کر خود کو تیار کیا آنے والی سچویشن کے لیے۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ کڑے تیوروں سے پوچھا گیا، جبکہ دل میں دعا جاری تھی کہ نہ سنا ہو کچھ۔ زیادہ کچھ نہیں، بس یہی کہ فائق عجیب ہے اور وہ محرم کے لیے ٹھیک نہیں لگا۔ اور ابھی وہ آگے کہتا کہ ایزا نے بولنا شروع کیا، آپ کو شرم نہیں آتی کسی کی باتیں سنتے ہوئے؟ ایزا نے اسے شرم دلانی چاہیے، پر عفان کا اور شرم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کو شرم نہیں آئی کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے؟ اس نے بھی خالص عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے ایزا پر چھوڑ دی۔ اف، کہاں پھنس گئی؟ اس نے دہائی دی۔ بالکل صحیح جگہ پھنسی ہو، اب رہائی ناممکن ہے میری شیرنی۔ عفان پتہ نہیں کیا سوچ کر بڑبڑایا کہ ایزا نے بہت غور سے سننے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی آدھی بات سمجھ میں آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آئی بروچ کھا کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اب گڑبڑانے کی باری عفان کی تھی۔ صحیح جگہ پھنسی شیرنی، کسے کہا آپ نے؟ ارے وہ تو ویسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ اور محترمہ بات نہ بدلیں، آپ بتائیں پھر جاؤں اندر سب بتانے سب کو کہ یہاں کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اب کہ عفان بالکل سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ اور یہ بار بار محترمہ کہنا بند کریں، ایزا نے پوچھنا ضروری سمجھا اور ساتھ ہی وارن کرنے کے انداز میں بولی۔ نہیں بالکل نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے سب سے باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ کہتے عفان ایزا کے چہرے کا جائزہ لیا جہاں ماتھے پر شکنیں ڈالے اسے کی طرف متوجہ تھی۔ مطلب؟ ایک لفظی سوال۔ مطلب یہ کہ آپ کو محرم کے لیے فائق نہیں پسند اور میری اسے ناپسند کرنے کی وجہ کچھ اور ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ وجہ یاد کرتے سلام کی حالت یاد آئی۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ ایزا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، صحیح ٹائم آنے پر بتا دوں گا۔ عفان نے گویا جان چھڑائی۔ پھر پرسوچ انداز میں ایک اور سوال۔ پھر یہ کہ اکیلی نہ آپ کچھ کر سکتی ہیں نہ میں، تو کیوں نہ ہم کچھ دن تک دوست بن کر رہیں اور کوشش کریں گے یہ شادی نہ ہو۔ آگے اللہ کی مرضی۔ عفان نے آہستہ سے ساری بات اسے سمجھا دی۔ آئیڈیا اچھا ہے، پر دوست بنے بغیر بھی یہ سب ہو سکتا ہے؟ ایزا نے صاف انکار کیا۔ ہو سکتا ہے اگر ہماری حرکتیں سدھر جائیں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں کچھ الٹا کر دیا ہم نے تو ساری پلاننگ خراب ہو سکتی ہے۔ ایزا کو ابھی یہ بات ٹھیک لگی تو حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، مگر صرف تب تک جب تک شادی نہیں رک جاتی۔ ایزا بھی کہاں باز آنے والوں میں سے تھی، پہلے حامی بھری۔ اوکے فرینڈس۔ ایزا نے عفان کو زبردست گھوری سے نوازتے ہوئے ہاتھ ملایا، لیکن ساتھ ہی انگلی اٹھا کر موان کرنے والے انداز میں بولی، اگر گھر میں آپ نے کسی کو بتایا تو یاد رکھنا کہ میں بھی اسلام بھائی کو بتا دوں گی۔ ایزا نے بھی اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کی تائید میں وہ بس ہاں میں سر ہلا سکا تھا۔ یہ سب انہیں کے لیے تو کر رہا ہوں، یہ بس دل میں ہی سوچ سکا۔ چلیں اب دوستی ہو ہی گئی ہے تو اس خوشی میں کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ عفان نے پچھلی باتوں کا اثر زائل کرنے کے لیے کہا، اتنا شوخا ہونے کی ضرورت نہیں، جس چیز کے لیے دوستی کی اسی حد تک محدود رکھیں۔ ایزا نے تنک کر کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ اسے صلہ مارنے پر عفان نے 1000 بار خود کو کوسا۔ ایزا سن تو صحیح۔ آئے جو مسلسل اسے منانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، لیکن ایزا اس سے سخت ناراض ہو چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایزا اس کی مسلسل ایک ہی تکرار سے تنگ آ کر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ ایسے تو نہ بول میری دوست نہیں۔ آیت نے فوراً معصومانہ شکل بنائی اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مبادہ ایزا اپنے ہاتھ میں موجود کتاب اس کے سر پر نہ مار دے۔ مجھے نہ بلاؤ اور چلو، سائم بھائی آ گئے ہیں، آج انہوں نے ہی تمہیں ڈراپ کرنا ہے۔ ایزا نے دو گویا اس کے کانوں پہ زور پھونکا، جبکہ آیت اب روحان سی شکل بنا کر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے خاموشی اختیار کر لی اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی اور دل میں شکر ادا کیا کہ کوئی بات نہیں ہوئی اجلاس سے۔ ایزا کو تو اس نے منا ہی لینا تھا۔ دور بیٹھ کر آیت پہ تو نیند کا ایسا غلبہ چھایا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوئی پتہ ہی نہیں لگا۔ سائم جو ایزا کو گھر چھوڑ کر آیت کو چھوڑنے آیا تھا، اس کے اترنے کے انتظار میں بیٹھا تھا، لیکن جب کوئی ایسے اظہار نظر نہ آئے، لیکن پیچھے مڑتے ساتھ ہی اسے سوتا دیکھ کر دانت پیس کر رہ گیا۔ محترمہ اٹھنا پسند کریں گی آپ؟ سائم نے تنک کر کہا، لیکن اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ چل کر رہ گیا اور اپنی سیٹ سے اترتے ہی اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس کے سر پہ انگلی بجائی۔ کیا ہے، سونے دو؟ آیت جھنجھلا کر بولی، جیسے اسے اپنی نیند میں خلل بالکل پسند نہیں آیا ہو۔ تمہارا گھر آ چکا ہے آیت بی بی، سائم دھیمی آواز میں گھبراتے ہوئے بولا۔ آپ آ گئے؟ میں نے کتنا انتظار کیا۔ دیکھا ماما کو میں صحیح کہتی تھی کہ میرا شہزادہ آئے گا، آئے جو کسی خواب کے زیر اثر تھی، نیند میں بولی، جبکہ اس کی بات سن کر سائم ہونکوں کی طرح کبھی اس کے چہرے کی خوشی دیکھتا تو کبھی اس کے سفید ہاتھوں میں مکیدہ اپنا بازو، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی اس کی اپنی بازو اتنی زور سے کھینچا کہ آیت ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ آیت نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ مہارانی آئے صاحبہ، آپ کا شہزادہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے صاحب بھائی، ایسے تو نہ کہیں، آپ مجھے ابھی تک ملا بھی نہیں اور آپ نے اوپر پہنچا دیا۔ اگر آپ نے اسے اوپر بھیج دیا تو میرے 12 بچے کیسے ہوں گے؟ آیت افسوس سے بولی، لیکن بات بول کر وہ رونے والی ہو گئی اور آنکھوں کو سختی سے مینچ لیا۔ 12 بچے سن کر سائم تو پورا منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ آیت کے بھاگ جانے پر ہوش میں آیا تو خود ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنس پڑا۔ 12 بچے، لگتا ہے کبھی اپنی صحت پہ غور نہیں کیا اس نے، خود تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی۔ ہنس کا کہتا گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ لی۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں؟ اور ماما کہاں ہیں؟ ماں جیسے ہی آفس سے گھر آیا مراد صاحب کو لانج میں اکیلا بیٹھا دیکھ کر وہیں آ گیا اور ساتھ ہی فوزیہ بیگم کا بھی پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل جوان، اور کام کیسا جا رہا؟ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ وہ آپ کی موم نے ذرا آج کچن کو شرف بخشا ہے، وانک مارتے ہوئے بولے۔ مراد صاحب نے اکٹھے ہی اتنے سارے سوال کر ڈالے۔ سب ٹھیک ہے ڈیڈ، مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے، مراد صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی فوزیہ بیگم کو آواز دی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے مراد صاحب اور فوزیہ بیگم کو پریشا کے گھر رشتہ لے کر جا بھیجنا ہے۔ ابھی وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ فوزیہ بیگم کہیں آ گئی۔ موم ادھر بیٹھے اور میری بات سنیں۔ ماذ نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور بات کی تمہید باندھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو بات جاننے میں اسے اتنا عرصہ لگا وہ بات وہ دونوں پہلے ہی جان چکے ہیں، جبکہ وہ دونوں اب تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موم ڈیڈ، آپ میرا رشتہ لے کر پریشا کی طرف جا رہے ہیں جلد ہی، اس نے آنکھ بند کر کے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ مبادہ ایک تھپڑ ہی نہ لگا دیں، لیکن ان دونوں کا کوئی ری ایکشن نہ دیکھ کر ان کی طرف دیکھا تو وہ ناسمجھی سے ماذ کو دیکھ رہے تھے۔ ماذ نے آئی برو اچکا کر ان دونوں کی طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ حیرانگی نہیں ہوئی؟ کون پریشا بیٹا؟ فوزیہ بیگم ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولی۔ ماما آپ سے ملوایا تو تھا بڑے پاپا کے گھر برتھ ڈے پہ۔ ماذ نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی مراد صاحب کا ہاتھ دبایا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ میرے حق میں بولیں۔ بیٹا ہم تو کل بھائی صاحب سے بات کرنے جا رہے تھے، آپ کے اسی لڑکے کے ساتھ رشتے کے بارے میں جو آپ کی ماما نے پسند کی ہے۔ اب کی بات مراد صاحب بولے۔ اس کا چہرہ جو کچھ پہلے خوشی سے جگمگا رہا تھا بجھ گیا، جو ان دونوں کی نظروں سے چھپا نہ رہا۔ ایک دم سے ماذ کا دل ہر چیز سے اٹھ گیا اور اسے امید تھی کہ موم ڈیڈ اس کی ضرور مانیں گے۔ بات نہ بنتی دیکھ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا، لیکن فوزیہ بیگم کی اگلی بات پہ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ پریشا کے ساتھ بیٹا جی؟ فوزیہ بیگم سے اس کا اترا چہرہ برداشت نہیں ہوا تو فوراً بول پڑی۔ کیا کہا آپ نے موم؟ کس کے ساتھ؟ ماذ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ ہم نے کہا کہ آپ کا رشتہ ہم پریشا کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں، اسی سلسلے میں کل بھائی صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے حجاب کی برتھ ڈے والی ساری بات بتائی، جسے سن کر ماذ سر کھجا کر رہ گیا۔ فوزیہ بیگم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تھینک یو سو مچ موم ڈیڈ، آپ دونوں کو نہیں پتا کہ آپ کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ وہ فرتے مسرت سے فوزیہ بیگم کے ہاتھ چوم کر مراد صاحب کے گلے لگا۔ بیٹا جی ابھی آپ کے بڑے پاپا سے بھی بات کرنی ہے، مراد صاحب نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ جی مجھے یقین ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ماذ پر اعتماد ہو کر بولا، لیکن اصل جھٹکا تو اسے کل لگنا تھا۔ اگلی صبح محرم اور عزیزہ ناشتے کر کے یونی کے لیے نکل گئی۔ ابھی وہ دونوں اپنی کلاس میں جا رہی تھی کہ اسی اثناء میں محرم کا موبائل بجا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے فون تھا۔ محرم نے فون اٹھانا ضروری نہیں سمجھا، لیکن موبائل پہ کال لگاتار آ رہی تھی۔ آپ یار اٹھا لیں کہ اب تک کوئی جاننے والا ہو، عزیزہ نے ہی اکتا کر کہا تو محرم اس کی مانتے ہی بنے۔ السلام علیکم۔ فون اٹھاتے ہی مردانہ آواز سن کر محرم کے ماتھے پہ شکنجے نمودار ہوئی۔ کون بات کر رہا ہے؟ محرم نے سلام کا جواب دینے کے بعد سوال کیا، کیونکہ اس کا نمبر عفان یا ایان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ آپ مجھے پہچانیں گی بھی کیسے؟ میری آواز ہی پہلی دفعہ سن رہی ہیں؟ دراصل میں فائق بول رہا ہوں، آپ نے ملنے سے تو منع کر دیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے فون پہ ہی بات کر لی جائے، جبکہ اس کی بات سن کر محرم کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ محرم نے وہ مشکل کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ میں نے عزت سے مانگا تھا لیکن اس نے منع کر دیا تو میں نے حجاب سے لے لیا بھی، فائق نے جواب دیا۔ کون ہے آپ ہی؟ عزت جو کافی دیر سے محرم کے چہرے کے تار چڑھاؤ پر غور کر رہی تھی تنگ آ کر بولی۔ دیکھیں مجھے شادی سے پہلے اس طرح بات کرنا بالکل پسند نہیں، ہماری بات اب شادی کے بعد ہی ہوگی، برا مت مانیے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی محرم نے فون بند کر دیا اور ماتھے سے پسینہ صاف کیا، جبکہ فائق اس کی اس طرح فون بند کرنے پر تل ملا کے رہ گیا۔ اتنے پاک باز رہتی نہیں آج کل، ایسی لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں؟ فائق نے قوت سے بولا۔ یہ وہی فائق تھا نہ؟ اسے میں نے تو نمبر نہیں دیا، اسے نمبر کہاں سے ملا؟ عزیزہ کو محرم کی بات سے اندازہ ہو گیا تو وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ حجاب نے دیا ہے نمبر، محرم روحان سی آواز میں بولی۔ محرم کی حالت دیکھ کر عزیزہ کو حجاب پہ بہت غصہ آیا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جا کر لیکچر دیں، اس حجاب کی تو آج میرے سے خیر نہیں۔ عزیزہ محرم کو ریلیکس کرتی ہوئی بولی اور عفان سے بات کرنے کا سوچا، اس لیے محرم کو کلاس میں چھوڑ کر کینٹین کی طرف چل دی، کیونکہ عفان زیادہ تر وہیں پایا جاتا تھا۔
اذلان آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، لیکن دماغ کی سوچیں بار بار محرم کی طرف جا رہی تھیں۔ اف یا اللہ، کیوں وہ میرے حواسوں میں چھائی ہوئی ہے؟ اگر وہ کسی اور کی ہے، اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، سر یہ فائل آپ نے منگوائی تھی۔ اذلان جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، سیکورٹی کی آواز نے آ کر اس کا تسلسل توڑا۔ اس کی بغیر پوچھے اندر آنے والی حرکت پہ اذلان نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ مس، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، کسی کے آفس میں بھی نوک کے بغیر نہیں جاتے، لیکن آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اذلان اپنے مخصوص سرد آواز میں اسے سناتے ہوئے بولا، سوری سر، وہ دراصل آپ کو سوچ رہے تھے میں نے نوک کیا تھا، لیکن آپ نے سنا نہیں۔ وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولی، میں یہاں بہرا ہو کر نہیں بیٹھا جو آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اذلان اسے گھورتے ہوئے بولا۔ احتشام صاحب جو آفس کا چکر لگا رہے تھے، اذلان کی آواز سن کر اس کے کیبن میں آئے۔ کیا ہوا اذلان، سب ٹھیک ہے نا؟ احتشام صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ جی ڈیڈ، بس کچھ آداب سکھا رہا تھا انہیں آفس میں کام کرنے کے۔ اذلان اسے صرف نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ لیزا اب سچ میں شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، اچھا آپ جائیں، کام کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور آئندہ کے لیے احتیاط کیجیے گا۔ احتشام صاحب اسے سمجھاتے ہوئے بولے، شیور سر۔ لیزا نے انہیں دیکھ کر سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ اور آپ کو کیا ہوا ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اب کی بار احتشام صاحب کا رخ اذلان کی طرف تھا۔ وہ کچھ دنوں سے اس کو نوٹ کر رہے تھے، جو ذرا سی بات پہ زیادہ ہی غصہ ہو رہا تھا۔ سب اوکے ہے ڈیڈ، بس گھر میں جانا چاہتا ہوں اور تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اب جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ وہ اذلان کا کندھا دباتے ہوئے بولے۔ وہ ان سے ملتا ہوا گھر کے لیے نکل پڑا۔ وہاں سب کچھ بگڑ جائے گا اور تم یہاں کھاتے رہنا، بس بھکڑ گئیں گے۔ ایزا عفان کے ٹیبل کے پاس آتے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی، جبکہ عفان اس اچانک ہوئی افتاد پہ بکھلا گیا۔ کون سی آفت آ گئی ہے جو چیخ رہی ہو؟ عفان اچھا خاصا جل بھن کر بولا، ایک تو بھی کھانے بیٹھا تھا اور اب یہ سر کھائے گی۔ یہ بات اس نے سامنے کہنے کی غلطی نہیں کی، بلکہ دل میں کہی، کیونکہ اس کا کیا بھروسہ، سر ہی پھاڑ دیتی۔ مذاق بند کرو اور سیریس ہو کر میری بات سنو۔ محرم آپی کو اس لوفر کا فون آیا تھا، مجھے تو اب ٹینشن ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں ان کو یہ سب بالکل نہیں پسند۔ ایسا پریشانی سے بولی، تو کیا کریں پھر؟ کوئی سالڈ پلان بنانا پڑے گا تاکہ شادی تک بات جائے ہی نہ، کیونکہ بعد میں پھر بدنامی ہے بہت۔ عفان سمجھداری سے کام لیتے ہوئے بولا، تم ایسا کرو، میرا نمبر رکھو، باقی باتیں ہم رات میں ڈسکس کرتے ہیں، میرے لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اپنا بیگ پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، کیا مسئلہ ہے، ایسے کیا گھور رہی ہو؟ عفان چڑھ کر بولا، یقین نامی چیز ہی نہیں ہے اس لڑکی میں۔ عفان بڑبڑانے والے انداز میں بولا، کچھ کہا کیا؟ ایزا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، تم نمبر دے دو جلدی۔ اس کی بات پر ایزا نے عفان کو نمبر لکھوایا اور دونوں اپنی اپنی کلاس کی طرف چلے گئے۔ ماما حجاب کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، ایزا نے یونی سے آنے کے بعد پوچھا۔ اس نے تو ابھی حجاب کی اچھی کلاس لینی تھی، محرم سر درد کی وجہ سے آتے ہی ساتھ سو گئی تھی، اپنے کمرے میں ہے۔ اوکے، میں مل لیتی ہوں۔ وہ تحریم بیگم سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ حجاب میری بات سنو۔ حجاب جو ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی، ایزا کی غصے سے بھری آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ حجاب نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا؟ نمبر کس سے پوچھ کے تم نے اس لوفر کو دیا تھا؟ کم سے کم مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ تم جانتی ہو محرم آپی کا نیچر کا کیسا ہے؟ آج فون آیا تھا اس لوفر کا، اب آپی تم سے ناراض ہیں، جو مرضی کرو۔ ایزا غصے میں اسے اچھی خاصی سناتے ہوئے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ محرم کی ناراضگی کا سوچ کر حجاب کی جان پہ بن گئی۔ اف، کیسے مناؤں اب؟ حجاب کمرے کے چکر لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ محرم کی جس ٹائم آنکھ کھلی اثر کی اذان ہو رہی تھی۔ اوف، اتنی دیر سو گئی؟ محرم اپنے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں دروازہ نوک ہوا، آ جائیں۔ محرم نے اجازت دی، جبکہ حجاب گھندراتے دیکھ محرم نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، پیروں میں چپل اڑستے ہوئے واش روم کی طرف جانے لگی کہ حجاب بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ آپی پلیز، آئی ایم سوری، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، آئندہ نہیں ہوگا پلیز، حجاب کو ہنسی آواز میں بولی۔ محرم جو اس سے اور زیادہ ناراض ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کو روتا دیکھ کر فوراً پگھلی۔ اچھا بس کرو، ادھر بیٹھو، میری بات دھیان سے سنو۔ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے کسی بڑے سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی سے سب کرنے لگو۔ وہاں ماما بابا اور ایزا تھی، اگر ماما بابا سے نہیں پوچھنا تھا تو آپ ایزا سے پوچھ سکتی تھی۔ محرم نے اسے سمجھانا ضروری سمجھا تاکہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ آئی ایم سوری آپی، اور میرے سے ناراض نہ ہوا کریں، آپ کو پتہ ہے مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ حجاب فوراً مسکے لگاتے ہوئے اس کے گال پہ بوسہ دیتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی حرکت پر کمرے میں محرم کا مدھم قہقہا گونجا۔ کمرے میں داخل ہوتی ایزا اسے ہنستے دیکھ کر بے ساختہ اس کی دائمی خوشیوں کی دعا دی، اور تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پھر سے اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن کون جانے یہ دعا محرم کے حق میں قبول ہونی بھی تھی یا نہیں۔ قسمت ان دنوں کو ہنستا دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی۔ اگلے دن مراد صاحب خان ہاؤس موجود تھے، جو انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ بھائی صاحب، ہم آپ سے ماذ کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، اب ہمیں اس کی بھی شادی کر دینی چاہیے، مراد صاحب نے زمان صاحب سے کہا۔
یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی تم سے بات کرنا چاہتا تھا، اب مجھے لگتا ہے صحیح وقت آ گیا ہے۔ زمان صاحب نے گویا بات کرنے کی تمیز باندھی۔ تحریم بیگم اور فوزیہ بیگم بھی ان کی باتوں سے مستفید ہو رہی تھی۔ اسی طرح رات معاذ بھی وہاں چلا آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹا جی؟ آپ کو نہیں پتہ یہاں آپ کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ تحریم بیگم نے معاذ کا کان پکڑتے ہوئے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بڑی ماما، میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے اور میں ہی وہاں نہ ہوں کیوں بڑے پاپا؟ وہ زمان صاحب کو آنکھ مارتے ہوئے بولا تو وہ سب ہنس دیے۔ اسی دوران تحریم بیگم نے سب کی توجہ چائے کی طرف بڑھائی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ایزا بالکل پرفیکٹ رہے گی معاذ کے لیے۔ کیوں مراد؟ کیونکہ معاذ اور ایزا دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں اور دونوں میں دوستی بھی اچھی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے ایک نظر معاذ کو دیکھ کر مراد صاحب سے کہا۔ معاذ جو چائے پی رہا تھا حالت میں بری طرح پھندا لگا، جبکہ مراد صاحب اور فوزیہ بیگم ایک دوسرے کو تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا معاذ، سب ٹھیک ہے؟ زمان صاحب نے پریشانی سے استفسار کیا، جبکہ معاذ سکتے کی کیفیت میں زمان صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنی خاموشی کیوں ہو گئی ہے؟ زمان صاحب کی آنکھوں میں الجھن دھر آئی۔ معاذ اپنی جگہ سے اٹھا کیونکہ اب یہ کام اسے خود ہی کرنا تھا۔ بڑے پاپا، آپ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ شروع سے میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، میں نے کبھی ایسا اس نظر سے نہیں دیکھا، میرا مطلب ایسا لائف پارٹنر۔ معاذ زمان صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تو پھر آپ لوگ کس لیے آئے تھے؟ تحریم بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم تو پریشا کے لیے بات کرنے آئے تھے کہ وہ آپ کے دوست کی بیٹی ہے تو پہلے آپ سے بات کریں، اور آپ میرے بڑے بھائی بھابھی ہیں تو آپ کے ساتھ جائیں گے نا رشتے کی بات کرنے، اور معاذ بھی اس رشتے پر راضی ہے، مراد صاحب نے زمان صاحب کو بتایا۔ زمان صاحب مسلسل معاذ کو دیکھتے رہے اور ایک دم کسی فیصلے پہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاذ ان کے اس طرح اٹھنے پر گھبرا گیا۔ وہاں سب دمسادے ان کی حرکات کا ملاحظہ کر رہے تھے جب ایک دم سے زمان صاحب نے معاذ کو گلے لگایا۔ بہت اچھی وائس ہے آپ کی، مجھے امید ہے وہاں سے جواب ہاں ہی ہوگا آپ کو۔ زمان صاحب نے اسے گلے لگایا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آپ ناراض تو نہیں نا؟ معاذ نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ میں کیوں ناراض ہوں گا بھلا؟ میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، جہاں میرے بچوں کی خوشی ہے وہیں ہوگا رشتہ۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کی۔ تھینک یو بڑے پاپا، معاذ ان کے گلے لگتے ہوئے بولا، جبکہ پیچھے کھڑی ایزا جو ان سب سے ملنے آئی تھی پہلے تو زمان صاحب کی بات پہ ہی پریشان ہو گئی، لیکن معاذ کی بات سنبھالنے پر شکر کرتی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں تو کہہ رہی ہوں جتنی جلدی ہو سکے معاذ کی بھی شادی کر دیں۔ فوزیہ بیگم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو تحریم بیگم نے بھی ان کی تائید کی۔ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ کل یا پرسوں ہی چلتے ہیں تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ہو جائے، اور پھر محرم کے ساتھ اس کی منگنی کر دیں۔ زمان صاحب نے تو معاذ کے مطلب کی بات کر دی۔ محرم کے ساتھ مطلب؟ فوزیہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ولید کی شادی کی ذرا جلدی ہے، شادی کے بعد فائق نے باہر جانا ہے تو محرم کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ کام کروانا ہے تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ زمان صاحب نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اسی دوران سائم بھی وہاں آ گیا، سب سے دعا سلام کے بعد معاذ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اور بھائی برخوردار، آپ کب اپنی شادی کا کھانا کھلا رہے ہیں؟ مراد صاحب نے شرارتاً پوچھا۔ چاچو مجھے تو معاف ہی رکھیں، ابھی اس گھوڑے کو گھوڑی چڑھائیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، سائم نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی ناٹ فیئر، میری شادی آپ لوگ ایسے کروانے کی کر رہے ہیں جیسے میں آپ سب پہ بوجھ ہوں۔ محرم ایزا اور حجاب جو ابھی وہاں آئی تھی تو محرم ان کی بات سن کر منہ بنا کر بولی، ایسے نہیں کہتے، آپ کیوں ہم پہ بوجھ ہونے لگی؟ آپ تو ہماری جان ہو۔ سائم کے بولنے سے پہلے ہی زمان صاحب نے پیار سے محرم کا اپنے ساتھ لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں تو ابھی صرف 22 کی ہوں اور آپ 27 کے ہو گئے ہیں، مجھے بھی شادی سے پہلے آپ کی شادی انجوائے کرنی تھی۔ آج ویسے بھی اتوار کا دن تھا تو کاموں کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، سب اکٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ بھائی آج ہم سب سے جانا یاد ہے نا، ایان نے جاب لگنے پر ٹریٹ دی ہے ہمیں، حجاب نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں یاد ہے، ہمیں بھول بھی گیا تو آپ ہو نا ہمیں یاد دلانے کے لیے۔ معاذ نے حجاب پر طنز کیا۔ وہ تھی بھی تو ایان کی چمچی، جبکہ حجاب نے آگے سے دانتوں کی نمائش کرنا ضروری سمجھا۔ سب چھوڑے بھائی، آپ تو بتائیں کہ آپ کب لا رہے ہیں ہماری بھابھی؟ محرم نے بات کا رخ پھر سے سائم کی جانب کیا۔ ہائے، جب کوئی نازک دوشیزہ ہماری زندگی میں آئے گی اور اسے دیکھ کر ہمیں لگے گا کہ ہمارا سکھ چین چلا گیا تو ہم شادی کر لیں گے، سائم ڈرامائی انداز میں معاذ کے ساتھ ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ میں آ گئی، آیت جو ایان کے ساتھ باہر جانے کے لیے خان ہاؤس آئی تھی چہک کر بولی۔ آیت کی بات پر کچھ وقت کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ سچویشن ہی ایسی تھی کہ انہیں لگا سائم کی بات کا جواب آیت نے دیا۔ ان سب کی خاموشی کو محسوس کرتے آیت خجل سی ہوگی تو وہاں موجود ہر شخص سے کہہ کے ابل پڑے، جبکہ سائم آیت کو ایسے گھور رہا تھا جیسے ابھی سالم نکل جائے گا۔
कहता भी हूँ ज़रा तमीज़ से रह लिया करो, लेकिन नहीं। अयान दांत पिसते हुए बोला। सबको सलाम करते हुए साइम के साथ बैठ गया। क्या हुआ था यहाँ जो सब हंसे थे? आयत भी खिसकती हुई इज़हार महरम के पास बैठ गई और उनसे सरगोशी में पूछा। कुछ नहीं छोड़ो, आओ अंदर चले हम। महरम ने कहा तो वो सब अंदर कमरे में चली गई। जब लीज़ा को अब तक नाराज़ देखकर आयत उसको मनाने का तरीका सोचने लगी। वैसे तो वो कल से ही उसे मना रही थी, पर लीज़ा ने उसके एक मैसेज और कॉल का जवाब न दिया, तो अब उसे सामने ही आकर मनाना था। पीछे बाकी सब अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। भाई चले, हम तैयार हैं। हिजाब तो सबसे पहले तैयार होकर नीचे पहुंची थी। हाँ, भूखी ने दीदी को मेरे पैसे उड़ाने का मौका जो मिल रहा है। अयान भुना कर बोला। क्या बोल रहे हो? ऊंचा तो बोलो। हिजाब माथे पर बल डालकर बोली। इसी दौरान बाकी तीनों भी आ गई। अयान, हिजाब और आयत एक गाड़ी में और बाकी चारों दूसरी गाड़ी में थी। अफान वगैरह का क्या सीन है? वो आ रहे हैं या नहीं? साहिब ने ईसा से पूछा। हाँ जी भाई, मेरी बात हुई थी, परीक्षा से वो निकल गए हैं। ईसा माज को सुनाने वाले अंदाज में बोली। परीक्षा का नाम सुनकर माज के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आ गई। हम माज भाई। महरम माज को हिलाते हुए बोली। हाँ हाँ, क्या हुआ? माज जो परीक्षा को सोच रहा था, अचानक हुई अवतार पे बौखला गया। भाई अभी से यादों में गुम हो गए हैं, शादी के बाद तो हमें भूल ही जाएंगे। इसे ड्रामाई अंदाज में बोली। कोई मुझे भी बताओ क्या बात चल रही है? साइम झुंझुला कर बोला। माज भाई बहुत छुपे रुस्तम है, हमारी परीक्षा से अखियाँ लड़ा ली हैं और आज उसके लिए इधर तशरीफ़ लाए। महरम शरारत से बोली। यूँ बदतमीज़, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? साइम मसनूई आंखें दिखाता हुआ बोला। माँ साइम की बात सुनकर सर खुजा कर रह गया। इसी असना में रेस्टोरेंट आ गया। माज तुम ऐसा करो, इन सब को लेकर अंदर जाओ, मैं अयान के साथ गाड़ी पार करके आता हूँ। तो माज हाँ में सर हिलाता सबको लेकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो अयान और साइम जब अंदर आए तो उनके साथ अफान परीशे भी थे। सलाम दुआ के बाद सब अपनी जगह पर बैठ गए और अयान ने सबसे पूछकर ऑर्डर दिया। अजलान नहीं आया, बड़ा ही कोई मसरूफ़ हो गया है वो। वैसे साइम ने अफान से अजलान के बारे में इस्तफसार किया। आज भाई की इंपॉर्टेंट क्लाइंट से अस्सलाम वालेकुम। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता इससे पहले ये आवाज़ किसी में दबचा हुआ। साइम अपनी जगह से उठकर अजलान के गले लगा। शुक्रिया अजलान भाई, आप आ गए, मेरी बात का मान रख लिया, वरना यहाँ मेरी इज्जत का फलूदा निकल जाता। वो हंसते हुए बोला। तो अजलान भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। वैसे अजलान भाई आप हंसते भी हैं? इस आंखें छोटी करते हुए बोली। जी गुड़िया, आपको कोई शक था? वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन आंखों ने इसका सार नहीं दिया। वो मुसलसल महरम को देखने से इतना बरत रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर नज़र पड़ गई तो हौसला टूट जाएगा, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर ही अंदर फाइक ही आ रहा है ना? सामने दूर से आते हुए फाइक की ईसा से तस्दीक की। जी भाई। जबकि फाइक को आता देखकर ईसा का हलक तक कड़वा हो गया, लेकिन मारे बंधे बोली। रुको, मैं आता हूँ। साइमन सबसे एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से उठ खड़ा हुआ और फाइक की तरफ चल दिया। फाइक का नाम सुनकर महरम की हालत बुरी हो चुकी थी। क्या हुआ आपी? आयत की एकदम उस पर नज़र पड़ी तो सरगोशी में बोली। ईसा भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। आप ही रिलैक्स रहें, क्या हो गया है? हम सब आपके साथ हैं ना? और वैसे भी वो तो आपके उन्हों जी हैं, इतना भी क्या शर्माना? आयत आंख मारते हुए बोले तो ईसा ने उसे घोरी से नवाजा। इसी दौरान साइम भी फाइक के साथ टेबल पे आ गया और साहब से उसका तारुफ करवाया। अजलान ने सरसरी सा हाथ मिलाकर सरस से निगाहों का जाविया बदला। फाइक की नज़र जैसे ही महरम पर पड़ी, उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बातों के दौरान खुशगवार माहौल में उन्होंने खाया। महरम, याद है लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे तो हिजाब के साथ क्या हुआ था? अफान ने अचानक उसे मुखातिब किया तो महरम वो दिन याद करके हंस दी। ये है उसकी पाकबाजी। मुझसे बात करते हुए कुछ होता है और बाकी उससे कैसे हंस के बोल रही है। फाइक उसे सबके साथ हंसता देख के दिल में बोला। इज़ा तुम चलना ज़रा मेरे साथ। महरम खड़े होते हुए बोली, क्योंकि कब से फाइक की नज़र से परेशान कर रही थी। तो ईसा भी सर हिलाकर उसके साथ चल पड़ी। आप ऐसा करें, आप चाहे मैं फ़ोन सुन लूँ। ईसा ने उसे वॉशरूम जाने का इशारा किया, खुद साइड पे होकर फ़ोन सुनने लगी। आप मेरे से तो मिली ही नहीं। महरम जो फ्री होकर बाहर निकली ही थी कि मर्दाना आवाज़ किसी में मुतवज्जा चाही, लेकिन फाइक को देखकर उसका सांस अटक गया। अरे आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। फाइक ने हंसते हुए कहा। मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस तरह अकेले में मिलने का कोई शौक नहीं है। महरम अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाते हुए बोली। आप मेरे से बात तो करें, मुझसे बात करके आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। फाइक 2 कदम आगे आता हुआ उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। इसके हाथ पकड़ने पर महरम रोहानसी हो चुकी थी। ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ें आप। महरम अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए सख्त लहजा अपनाते हुए बोली, लेकिन वो मुसलसल उसके हाथ पर गिरफ्त बनाए हुए था। इनका हाथ छोड़ो। अपने पीछे से आने वाली करख्त आवाज़ पर फाइक ने सरह से महरम का हाथ छोड़ा। अजलान जो फ़ोन सुनने के लिए एक साइड पे आया हुआ था, फाइक को महरम का हाथ पकड़ते देख उसके तन बदन में आग लग गई, इसलिए फ़ौरन से पहले वहाँ पहुँचा और वह मुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला। वो मैं तो बस इनसे बात कर रहा था। फाइक फ़ौरन अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए बोला। मैं चलता हूँ। फाइक ने वहाँ से गायब होना ही बेहतर समझा। आप ठीक हैं? अजलान ने महरम को मुतवज्जा किया जो कब से अपने हाथों को मसल रही थी। जी।
थैंक यू। महरम आंसू भरी आंखें उठाते हुए बोली। उसके आंसू देखकर अजलान की हालत ख़राब हो गई। वो उसे यह न कह सका कि ना रोएं, मुझे आपके रोने से तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो ऐसा कोई हक नहीं रखता था। बात अपनी बर्दाश्त से बाहर होते देख वो चौरा से वहाँ से निकलता चला गया। आप ये क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हैं? ईसा महरम के पास आते हुए बोली। कुछ नहीं, चलो चले, तुम्हारी बात ही लंबी हो गई थी। महरम से मुस्मिन घूरते हुए बोली। हाँ, वो क्लास की लड़की नोट्स का पूछ रही थी। चलो भाई, काफ़ी टाइम हो गया है, अब निकलना चाहिए। साइम खड़ा होते हुए बोला। अजलान ने भी साइम की तायद की तो सभी उसकी तकलीद में चल बढ़े। सब अपनी अपनी गाड़ियों में अपने घरों को चल दिए। अभी वो अपने नोट्स बनाकर बैठी ही थी कि मैसेज ट्यून से अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अनजान नंबर की नोटिफिकेशन देखकर थोड़ी हैरान हुई। फिर मैसेज देखा तो अफ़ान का था। अस्सलाम वालेकुम अफ़ान है यार। अब इतनी शराफत से नाम लिखकर अफ़ान मैसेज करेगा, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। तो मिस्टर पंखे बताइए, क्या प्लान है? कुछ सोचा भी है या नहीं? अफ़ान इज़ा ने पहले ही मैसेज में सब पूछ लिया। दूसरी तरफ फ़ौरन जवाब देखकर पहले अफ़ान हैरान हुआ, फिर मैसेज पढ़ते ही उसने लंबी सांस ली और टाइप करने लगा। उफ लड़की, थोड़ा सब्र रखो, इतनी जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है? इससे काम बिगड़ते हैं। हम अभी फ़ाइल के बारे में इतना जानते नहीं हैं, इसलिए हमें सब देखभाल कर करना और सोचना होगा। ठीक है फिर, ईसा ने जवाब दिया। फिर यह कि पहले हमने उसके बारे में मालूमात लेनी है, जो कल परसों तक पता चल जाएगी। आप मुझे ये बताओ कि महरम खुश है इस रिश्ते से? किसी ख्याल के तहत ये अफ़ान ने पूछा। ठीक है, और महरम आप ही पूछो मत, इनका कहना है जो बाबा की मर्ज़ी, खुद की मर्ज़ी बताती ही नहीं। ईज़ा ने वही बात बता दी जो महरम ने उसे कही थी। ठीक है, वैसे मुझे भी बिल्कुल नहीं ठीक लगा ये फ़ाइल, ड्रेसिंग और अंदाज़ भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने घर वालों की कुछ नज़रों में शरीफ है, बस सबकी नज़रों में अच्छा बनता है। अफ़ान ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। मुझे कौन सा अच्छा लगता है? अजीब इंसान, ये तो सबका लिहाज है, वरना 2 मिनट में ठीक कर दूँ उसे। इज़्ज़त को तो अपनी सारी भड़ास निकालने का मौका मिल गया था, इसलिए दांत पिसते हुए बोली। ईसा जो पूरे हिमाक से अफ़ान से बातों में मसरूफ़ थी, मोबाइल पे साया पड़ने से गर्दन मोड़ के देखा तो उसकी चीख निकल गई। चुड़ैल! ईसा चीखते हुए उठे और बेड से नीचे उतर गई। हिजाब जो सोई हुई थी रात में अचानक आँख खुलने से ईसा को मोबाइल पर मसरूफ़ देखकर वो भी मोबाइल पर मुतवज्जा हुई, लेकिन उसे देखकर ईसा की चीख निकल गई। बाल खोले जिसका बम फटा, कहना ज़्यादा बेहतर होगा। नींद से बोझल आंखें वो मुंह खोले ईसा को देख रही थी, जबकि महरम जो ईसा की चीखों से उठी थी वो भी होंकों की तरह इन दोनों को देख रही थी। क्या हो गया है तुम दोनों को? महरम इन दोनों को एक दूसरे को घूर कर देखकर बोली। अभी आधी रात को कोई ऐसा डराता है क्या? अभी मुझे डर के मारे अटैक आ जाता। चुड़ैल कहेंगी। ईसा सांस नॉर्मल करते हुए ध्यान खींचते हुए बोली। मनहूस औरत, मैं तो तुम्हें देखने उठी थी, दफ़ा हो जा। मैं सोने लगी। हिजाब बिस्तर अपनी पर लेती बुड़बुड़ाते हुए लेट गई। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता और तुम भी सो जाओ, आधी रातों को तुम्हारे लिए कौन सी बला जाग रही है? महरम नफी में सर हिलाते हुए बोली। जी आपी, ईसा खिसिया कर बोली। लेकिन अफ़ान को बला कहे जाने पर दिल में लड्डू फूटे। महरम भी सोने के लिए लेट गई जब ईसा मोबाइल पे आने वाले मैसेज की तरफ मुतवज्जा हुई। अरे अरे आराम से भाई, सुकून से रहो, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी से पंगे लेने की। सोचते हैं कुछ क्या करना है इसका। अफ़ान ने समझाना चाहा। अफ़ान का मैसेज पढ़कर उसे और तब चढ़ी। क्या मतलब मैं सबसे पंगे लेती हूँ, ये कहना चाहते हो? ईसा तो लड़ाई भी उतर आई। अरे मेरी माँ, अभी हमें तीसरी जंग अज़ीम नहीं करनी, प्लानिंग करनी है। अफ़ान ने उसे कूल डाउन करना चाहा। हाँ तो मालूमात आ जाए फिर करेंगे ना, अभी अगर कोई आइडिया है तो बताओ। ईसा को अफ़ान की बात ठीक लगी तो उसकी तारीफ करते सवाल किया। पहले मालूम हो जाए ये है कैसा, फिर सोचते हैं, क्योंकि अगर कोई बात गलत हुई तो इसमें तो फिर हमने वो बात बड़ों के सामने लानी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोचना पड़ेगा। उसने अपना सोचा हुआ बताया। उफ भाई, ये तो मुझे भी पता है, प्लान करना था कुछ। खैर अब बाकी कर लेंगे। अभी मैंने सुना है खुद तो लेट आते, यूँ नहीं मुझे जल्दी जाना होता है। ईसा ने उसे समझाते हुए अपना मसला बयान किया। पर अफ़ान तो खुद को भाई कहने पर ही सदमे में चला गया था। मैसेज की टोन पर होश में वापस आया। ओए सब ठीक, पर मैं भाई नहीं तुम्हारा। ये भाई का तुम छल्ला किसी और के साथ लगाओ। और कौन कहता है तुम्हें जल्दी जाने को? मर्जी होती है अपनी अपनी। अफ़ान को तब चढ़ी तो बोल बैठा। फिर ख्याल आया कि बोला क्या, पर अब तो मैसेज आ चुका था। मैं तो बोलूँगी, जो करना है कर लो, और अब सोने दो, बाय। ईसा को भी इसे चढ़ाने में मज़ा आता था तो बोलकर बाय कह दिया। ये मैसेज पढ़कर अफ़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया। बाय का मैसेज करके फ़ोन रखा और बेड पर नींद दराज होते आंखें मूंद कर बुड़बुड़ाया। पागल लड़की। अफ़ान आज भाई जल्दी चले गए तो तुम मुझे ऑफिस छोड़ देना प्लीज़, प्रीशा ने आंखें छोटी करते हुए मासूमियत से कहा। अफ़ान जो भी नाश्ते के टेबल पर आया था, प्रीशा की बात सुनकर जल के राख हो गया। मुझे नहीं पता, मैं पहले ही लेट हो, जैसे मर्जी जाओ। अफ़ान जो सारी रात फाइल के बारे में सोचते हुए टेंशन से सो नहीं पाया था, सर दर्द की वजह से चिढ़कर बोला। इससे पहले कि मिसिस शाह कुछ बोलती, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? अजलान जो घर कोई ज़रूरी काम से फाइल लेने आया था, अफ़ान का अंदाज़ देखकर करख्त आवाज़ में बोला। अजलान की बात पर अफ़ान का मुंह में जाता वाला प्लेट पे ही गिर गया और
प्रीशा के कब से रुके हुए आंसू मुसलसल बहना शुरू हो गए। भाई वो अफवाह ने कुछ कहना चाहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें ऐसे किसी भी बात करते हुए ना देखूं। अजलान ने संजीदगी से उसे बावर कराया। प्रीशा को अपने बाजुओं के हल्के में लिया। मैं आप कॉफ़ी छोड़ता हूँ, रेडी हो? अजलान प्रीशा का माथा चूमते हुए बोला, जिसने अजलान की बात सुनकर फ़ौरन अपने आंसू साफ किया और अपना बैग लेने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। प्रीशा के जाने के बाद अजलान अफान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो मुसलसल अपनी एक टांग हिला रहा था। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? अजलान ने मुलायमत से पूछा, जबकि उसका अंदाज देखकर अफान ने ना समझी से उसे देखा। अब ऐसे तो मत देखो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, तुम जानते हो, लेकिन वो हमसे छोटी है तो ज़रा ख्याल किया करो। और अब वो आए तुझे अच्छे से बात करना, ओके? अजलान उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, जी भाई। अफान ने ताबेदारी से सर हिलाया। चले भाई। इसी दौरान प्रीशा भी आ गई। अफान को इग्नोर करते हुए अजलान से बोली, चुड़ैल, अच्छा सॉरी ना, गलती हो गई, आप ऐसे जाएगी मुझसे नाराज़ होकर? अफान मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला, एक शर्त पे, ऑफिस से वापसी पे मुझे शॉपिंग कराओगे तुम? प्रीशा ने मज़े से अपनी शर्त मनवाई। इसकी शर्त सुनकर अजलान ने बड़ी मुश्किल हंसी जब्त की थी। ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, आओ तुम्हें ड्रॉप करूँ। भाई आप जाए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अफान अजलान को तसल्ली देते हुए बोला, तुम दोनों मुझे बहुत अजीज़ हो और ऐसे मत लड़ा करो। अजलान दोनों को गले लगाता हुआ बोला, तो मिसिस शाह इन तीनों को देखकर मुस्कुरा दी। आई लव यू भाई, बहुत सारा। प्रीशा फाड़ते मुसर्रत से बोली, आई लव यू टू मेरा बच्चा। अजलान प्रीशा के सर पे बोसा देते हुए बोला, चलो अब निकलो, मैं अभी चलता हूँ। वो कहकर बाहर की तरफ चल दिया, जबकि अफान और प्रीशा की गाड़ी में भी नोकझोंक जारी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रीशा ने माज को सलाम किया, जो अभी भी ऑफिस आया था। वालेकुम अस्सलाम। मिस प्रीशा कैसी हैं? माज ने खुश दिली से पूछा, जबकि नज़रें उसके चेहरे का तवाफ करने में मसरूफ़ थी। मैं ठीक सर, मुझे क्या होना? प्रीशा उसकी नज़रों से खाइफ होती हुई बोली। उसकी परेशानी देखकर माज ने अपनी नज़रों का जाविया बदला। सर वो फ़ाइल दे दें, ज़मान अंकल कह रहे हैं कि सर माज से डिस्कस कर लें। प्रीशा ने आखिरकार मुद्दे की बात की। जी आप आए मेरे साथ। माज ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया तो प्रीशा उसकी तलकीन की। मिस प्रीशा ये फ़ाइल है, आपने इसकी सारी डिटेल चेक करनी है और सारी मालूमात मुझे देनी है। माज ने 10 मिनट में से सारा काम समझाया। जी सर, मैं कर लूँगी। प्रीशा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। दरवाज़ा खोलते वहाँ से बाहर निकली, जबकि वो ऑफिस के शीशे से मुसलसल माज की नज़रों के हिसार में थी। पहले ये डेस्क खाली कर लेती, फिर काम शुरू करूँगी। प्रीशा दिल ही दिल में मुखातिब होते हुए बोली, उससे तो आज मैं बदला लेकर ही रहूँगी। जूस का गिलास हाथ में पकड़े रानिया प्रीशा के पास पहुँची। इससे पहले कि वो फाइल पे जूस फेंकती, प्रीशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रीशा जो पूरी तवज्जो से काम कर रही थी, सामने शीशे से रानिया पे नज़र पड़ी, जो जूस का गिलास फाइल पे फेंकने लगी थी। प्रीशा ने बर्क रफ्तारी से रानिया का हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए वही जूस का गिलास रानिया के कपड़ों पे फेंक दिया। माँ, जो रानिया को प्रीशा के टेबल पर ज़्यादा देख चुका था, फ़ौरन वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ की सूरत हाल देखकर मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। ये क्या बदतमीजी है, जाहिल लड़की। रानिया तो उसकी हरकत पे तिल मिला के रह गई। जाहिल किसको बोला? आइंदा मेरे से इस लहजे में बात ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। मैं वो नहीं जो हर बार तुम्हारी बातें बर्दाश्त करते फिरूं। तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं जो लोगों को उनकी ड्रेसिंग से जज करते हैं, और वो लोग भी बर्दाश्त कर जाते होंगे, लेकिन मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे किसी चीज़ का गुरूर नहीं है जो मैं जतलाती फिरूँ, लेकिन तुम्हें अगर किसी दिन पता लग गया कि मैं कौन हूँ, तो पता चल जाएगा कि मेरी हैसियत क्या है। और अगर मैं अमीर हूँ तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा लिबास से पहन करूँ जो लोग हमारी तरफ मुतवज्जा करें। प्रीशा ने दुरुस्त अंदाज में उसे अच्छे तरीके से बावर करवा दिया और अगले पिछले तमाम हिसाब चुकता किए। उसकी बातें सुनकर एहसास तौहीन से रानिया ने मुट्ठियाँ भींच ली, जबकि माज को दिल ही दिल में अपनी पसंद का फ़ख्र हुआ कि वो दुनिया के आगे डट कर चलना जानती है। अब जाए कि यहाँ खड़ी होकर शक्ल ही देखते हैं कि आप मिस रानिया। मिस प्रीशा की बातें तो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। माज उस पर तंज करते हुए बोला। सर, लेकिन रानिया ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन माज ने उसे जाने का इशारा किया। रानिया माज की बात सुनकर मुश्किल से गुस्सा जब्त करते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। गुड जॉब मिस प्रीशा, मुझे उम्मीद है आइंदा भी आप अपने हक के लिए अपने लिए बोलेंगी। माज नीचे से रहा। थैंक यू सर, अब मैं काम कर लूँ? प्रीशा ने माज को मंजर से हटाना चाहा, क्योंकि ये शख्स उसे जब भी देखता था आंखें फाड़ कर देखता था। लोफर। प्रीशा ने माज को दिल ही दिल में नए लक़ब से नवाजा। उसकी शक्ल देखकर माज को हंसी तो बहुत आई, लेकिन जब्त कर गया। मादा वो उसका सर भी ना फाड़ दे, और वहाँ से अपने केबिन की तरफ चल दिया। इसा बस करो, मान भी जाओ, अब इतनी भी बुरी बात नहीं थी जो इतना मुँह सुझा रही हो। आए जो ईज़ा को मना कर थक गई थी, आपके रूहान सी होकर बोली, जबकि ईज़ा उसे भी अभी और ज़्यादा तंग करने के मूड में थी। ओके, ना मानो, जब यहाँ से कहीं चली जाऊँगी ना, तो ढूंढती रहना, वापस नहीं आऊँगी, तरस जाओगी मुझे देखने के लिए। आयत आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते हुए इमोशनल होते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर इजाजत हल्का उसकी जानिब देखा। क्यों बकवास करती हो आयत?
ईसा को आयत का ऐसा बोलना नागवार गुजरा तो डबड़ कर बोली, लेकिन मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता था तुम ऐसे ही मानोगे। आयत फौरन आंसू साफ करते हुए बोली, आइंदा मजाक में भी ऐसा ही बात ना करना, वरना महरम आप ही को बताऊंगी। ईसा ने आयत को महरम की धमकी दी, जो उसने चुटकी में उड़ा दी। जा बसंती, खुशी खुशी बता, वैसे भी उनका डांटना भी ऐसा है जैसे फूल झड़ते हैं। आयत आंख मारते हुए बोली, शर्म तो आती ही नहीं है ना हमें। महरम पीछे से आती आयत का कान पकड़ते हुए बोली, तो आयत बौखला गई। इसका ना साइम भाई को बताना चाहिए। महरम ने मुस्कुराहट दबाकर एक मुफीद मशवरा दिया और बैग उठाकर इन दोनों को साथ ले गेट की तरफ चल दी। जाने दिया भाई, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि जो भी उनकी बीवी बनेगी उसको तो घूर घूर कर ही मार देंगे। उसकी तो जान ही सूली पे लटकी होगी। तौबा। उसी दौरान वो गेट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी शामत बुलवा ली है। वो अपने ध्यान में बो रही थी जब पीछे से आने वाली आवाज़ पर उसका सांस रुक गया। कुछ ज़्यादा ही नहीं तुम्हें मेरी होने वाली बीवी की परवाह, साइम आयत पे तंज करता हुआ बोला। साइम भाई आप, आयत थूक निकलते हुए बोली, नहीं उसका भूत, साइम चिढ़कर बोला। वही तो, आपको लड़की देगा भी कौन? मैं ही अपना खून जलाती सोच सोच कर और परेशान होती, जैसे मैंने आपकी बीवी बनना। आयत माथे से पसीना साफ करते अपने मखसूस लापरवाह अंदाज में बोली, जबकि उसकी बात पे इन तीनों का मुंह खुल गया। आयत हैरानगी से महरम उनिसा को देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र साईं पे पड़ी, जिसकी आंखों से शोले निकल रहे थे, तो आयत को शिद्दत से अपने कुछ गलत कह जाने का एहसास हुआ और वो हंसी होकर अपनी उंगली दांतों तले दबा ली। आयत की इस हरकत पर महरम उनिसा की हंसी छूट गई। तुम ना मेरे सामने ना आया करो बस, साहिब ने बाकायदा हाथ जोड़कर कहा। मैं तो यही पढ़ती हूँ, आप यहाँ ना आया करें, क्योंकि अगर आप यहाँ आएंगे तो मेरे से तो सामना होगा ही। आयत ने भी उसी के अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। मुबादा ये मलकुल मौत उसे अगला सांस ही न लेने दे, जबकि साइम उसकी जरूरत पे उसे देखता रह गया। चले भाई, लगता है उसका फ्यूज उड़ गया है, इसे सर झटकते हुए बोली। तो साइम भी नहीं लेते घर की तरफ रवाना हो गया। फजूल तरीन लड़की, साइम दिल ही दिल में दांत पीसते हुए बोला। इज़ा और हिजाब अपनी मस्ती में मगन से एक दूसरे के पीछे भागती लॉन्च में दाखिल हुई थी कि मिस्टर और मिसेस वलीद को बैठा देखकर हैरान होकर उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दोनों ने सलाम करते पूछा। भले वो दोनों कितनी ही शरारती थी और इज़ा जितना भी फाइक से चिढ़ती थी, पर उसकी चिढ़ सिर्फ फाइक की तक ही महदूद थी। उनकी परवरिश ऐसी ही थी, कुछ भी हो बड़ों का अदब कभी नहीं भूलते थे। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मिसेस वलीद ने पूछा। तो इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जवाब दिया, हम बिल्कुल ठीक आंटी, आप लोग बात नहीं करें, हम अभी आते हैं। ऐसा कहते हुए हिजाब का हाथ पकड़े किचन की नींव चल दी कि रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम देख सके। ईसा बैठा, महरम को भी बता दो, तहरीन बेगम ने ईसा को आवाज़ लगाई। जी मम्मा, मैं कहती हूँ। ईसा वहाँ से हाँ में सर हिलाती किचन की तरफ चल दी। किचन में आते ही सबसे पहले ईसा हिजाब को कहना बिल्कुल ना भूली कि इस बार कोई गलती ना करे। पिछली बार उसकी फाइल को नंबर देने वाली बेवकूफ़ी पर तो उसे कुछ नहीं कहा था, पर अगर अब उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसे छोड़ेगी नहीं। जिस पर हिजाब ने मुंह बनाते बस इतना कहा, मुझे अंदाज़ा नहीं था आप इतना परेशान होंगी, वरना मैं कभी नहीं देती, और अब ख्याल रखूँगी। ये बात कहते ही ईसा ने मेड को उनका काम बताते हुए चाय बनाई और हिजाब को महरम के पास भेज दिया। थोड़ी देर में महरम भी आ गई। सलाम दुआ के बाद वो भी थोड़ी देर बैठकर किचन की तरफ चल दी। उनके जाने के बाद मिस्टर वलीद ने ज़मान साहिब को मुखातिब करते अपने आने का मकसद बताया। ज़मान, मैंने बताया था कि हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। अगर फाइक को दोबारा अब्रॉड ना जाना होता तो हम आराम से करते, पर उसने बाहर जाना है तो हम चाहते हैं कि महरम भी साथ चले जाए, ताकि बाद में मसला ना हो। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करते ज़मान साहिब को देखा, जो उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। पर वलीद भाई, ये बहुत जल्दी नहीं, मतलब इतनी जल्दी सब कुछ? तहरीन बेगम को सब इतनी अचानक और इतनी जल्दी पर टेंशन होने लगी तो बोली, जल्दी तो है, पर भाभी मसला बाहर जाने का है, वरना हम ना कहते इतनी जल्दी। मिसिस वलीद ने जवाब दिया। चलो ठीक है, हम मशवरा करते हैं साइम से, वो क्या कहता है। वैसे कब जाना है फाइक ने? जमान साहिब ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। जाना तो 2 महीने बाद है, पर पेपर वर्क में टाइम लगेगा। महरम की सब चीज़ें बनवानी होंगी, तो हम चाह रहे हैं अगले महीने के आखिरी दिनों में शादी की तारीख फिक्स कर लें। वली साहिब ने सारी बात बताई, जिस पर तहरीन बेगम ने कुछ कहना चाहा, पर जमान साहिब के इशारे पर चुप हो गई। ठीक है, हम बता देंगे तुम्हें, पहले मुराद और साइम से मशवरा कर लें। ये कहकर उन्होंने उनकी तवज्जो सामने रखी चाहिए और दिगर लवाजमात की तरह मबसूल करवाई, जो इन्हीं बातों के दरमियान ईसा मुलाजमा के साथ रखकर और सारी बातें सुनकर गई थी, जिसकी वजह से वो और फिक्रमंद हो गई थी कि अगर वाकई इतनी जल्दी शादी का हुआ तो वो किस तरह कुछ कर पाएगी। उसने जल्दी अफान से बात करने का सोचा। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम, कैसे हो? ज़बान साहिब ने रात में एहतशाम साहिब को फ़ोन मिलाया ताकि उन्हें अपने कल आने का बता सके। मैं बिल्कुल ठीक, तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? एहतशाम साहिब ने मसनूई नाराज़गी से पूछा। बस एक बहुत ज़रूरी काम है तुमसे, कल घर आने का सोच रहे हैं तुम्हारे। ज़मान साहिब ने उन्हें आधी बात से कहा, किया सब खैरियत तो है ना? एहतशाम साहिब तशवीश से टेक छोड़कर बैठे तो मिसेस शाह भी परेशानी से उनके पास आई।
ہاں ہاں سب خیریت ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں، کل ملاقات ہوتی ہے۔ جوان صاحب نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھا۔ السلام علیکم بابا۔ اسی اثنا میں سائم کمرے میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آج اتنی دیر ہو گئی گھر آتے آتے؟ انہوں نے سائم کو پاس بٹھاتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا۔ جی بس آج ایک ڈاکٹر لیو پر تھے تو بس اس لیے، آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی؟ سائم اب زمان صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں وہ ولید وغیرہ آئے تھے، شادی جلدی کرنے کا کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں مشورہ لوں۔ مراد سے میں فون پہ بات کر چکا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ زمان صاحب نے تفصیل بتائی۔ کب تک کا کہہ رہے ہیں؟ صاحب نے پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ اگلے مہینے کی شروع میں ہی، انہوں نے مزید بتایا۔ سائم جو آرام سے صوفے کی ٹیک لگا کر بیٹھا تھا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بابا اتنی جلدی؟ مطلب کیوں؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے انہیں؟ سائم حیرانگی سے بولا۔ سارا مسئلہ فائق کے باہر جانے کا ہے، اس لیے بس۔ اور محرم نے بھی تو جانا۔ وہ سائم کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر بولے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ سائم انہیں کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سائم کے جانے کے بعد وہ خود اپنی بیگم کی طرف متوجہ ہوئے، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ جی وہ بس محرم کا سوچ رہی تھی، اتنی